न्यूज में आप सभी तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका। आइए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। जमीनी विवाद में हथौड़ी के नरमा गांव में दो गुटों में झड़प। सूचना पर गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने बोला हमला, थानेदार समेत 5 पुलिसकर्मी घायल। मुजफ्फरपुर का नवोदित कलाकार अक्षत उत्कर्ष मौत मामले में मुंबई में हुई एफआईआर दर्ज। परिवार को जगी न्याय की उम्मीद। और छठ महापर्व के दूसरे दिन व्रतियों ने किया खरना पूजा, वही बाजार में उमड़ी खरीदारों की भीड़। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में जमीनी विवाद में दो गुटों में खूनी झड़प हो गई, जिसमें मौके पर पहुंची पुलिस पर एक गुट के लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में हथौड़ी थानेदार विनोद दास समेत 5 पुलिसकर्मी घायल है, जबकि दोनों गुटों के लगभग आधा दर्जन लोगों के घायल होने की बात बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से लाठी, डंडे, कुदाल और खोखे बरामद किए हैं। इस मामले में हथौड़ी पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना हथौड़ी थाना के नरमा गांव की है। हथौड़ी पुलिस ने बताया कि नरमा के विंदेश्वरी चौधरी और विश्व मोहन चौधरी के बीच जमीनी विवाद है। विंदेश्वरी चौधरी अपने गुरुओं को बुलाकर विश्व मोहन चौधरी का दीवार तोड़ रहा था। पीड़ित विश्व मोहन चौधरी ने थाने को सूचना दी, लेकिन थानेदार विनोद दास जैसे ही मौके पर पहुंचे कि विंदेश्वरी चौधरी के लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। इस बीच दोनों पक्षों की ओर से फायरिंग भी हो गई। हथौड़ी थानेदार को कुदाल से काटने की कोशिश की गई, लेकिन इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। घायल पुलिसकर्मियों का इलाज बोचहा पीएचसी में चल रहा है, जबकि उपद्रवी पक्ष से जो घायल है छिप कर इलाज करा रहे हैं। जमीनी विवाद में हथौड़ी के नरमा गांव में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। जब पुलिस वहां सूचना पर पहुंची है तो पुलिस पर भी जो एक गुट के जो ग्रामीण थे वो हमला कर दी। इस वक्त हम बोचहा पीएचसी में मौजूद है और देख सकते हैं विनोद दास थानेदार यहाँ पर घायल है और इसके साथ कई पुलिसकर्मी एएसआई घायल है। यहाँ पर कई लोगों को चोट आई, कुदाल से काटने की कोशिश की गई। सबसे पहले आपसे बात करते हैं, क्या कुछ किस सूचना पड़ गए थे, क्या हुआ था वहाँ पे? बड़ा बाबू को सूचना मिली थी। बड़ा बाबू कहे जल्दी चलिए, वहाँ गोली से मर्डर हो जाएगा। सो 2 पक्ष जो जमीन का विवाद कर रहा है, दीवार तोड़ रहा है। हम लोग गए जैसे ही तो लोग को देखे कुदाली, खुरपी, लाठी, डंडा सारा चीज़ लेके था। हम लोग चाहे उस सबको रोकने के लिए, लेकिन वो लोग रुका नहीं और हम लोग चाहे कि मैंने हथियार इन लोगों से ले लें, तो हम लोग से उलझ गए और फिर मारपीट शुरू कर दिए। उसी में एक बार कुदाली भी चलाई जिसको मैंने पकड़ लिया, जिससे कि जान बच गई। लग सकता, हमें तो नहीं लगता, लेकिन दूसरे आदमी को लग जाता है उसमें। कई लोग फायरिंग हो रहा था, हुआ था फायरिंग, हल्ला में तो हुआ फायरिंग, लेकिन उतना हम समझ नहीं सके क्या फायरिंग। मैंने हम लोग तो पूरा इतना गुत्थम गुत्था हो गया था जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। आपको कहाँ चोट लगी? हमको चोट लगी है यहाँ पैर में रोड़ा लगा है, इस हाथ में लगा है और गर्दन पकड़ के खींच खाच जो किया है, पूरे गर्दन में, माथा में दर्द है हमको, ये बाहों में भी है। हथौड़ी थानेदार भी यहाँ पे मौजूद है, इंजूर्ड है, काफ़ी घायल है, इलाज करवा रहे हैं। बोचहा पीएचसी में इस वक्त मौजूद हैं। विनोद जी, क्या हुआ था, क्या सूचना मिली थी उस समय? सूचना मिली थी कि बाउंड्री, एक पक्षीय आदमी बाउंड्री तोड़ रहा है आर्म्स लेकर के, पार्टी बुला करके। हमारा फानन में फोर्स लिए और पदाधिकारी को लिए जल्दी वहाँ पहुँचने के लिए, कि गोली नहीं चले, इसलिए हम लोग पहुँचे तो पहले से लोग लाठी, भाला, कुदाल लेकर के एकदम तैयार था और दीवार तोड़ रहा था। हमने मना किया कि भाई दीवार मत तोड़िए, पहले बात सुनिए। तो एकाएक हम लोग पर हमला कर दिया। कुदाल हम पर चलाया, हम छिप गए, हमारा पदाधिकारी कुदाल पकड़ लिया। एक आदमी भाला चलाया, वो भी फायरिंग किया, हम लोग बचे, बाल बचे। उसके बाद हमें चौकीदार को पटक करके एकदम लाठी डंडा से मारने लगा। हमारा एक पदाधिकारी है, सनी सिन्हा साहब है, कृष्ण कुमार सिन्हा साहब, उनका मार लाठी से बाँह तोड़ दिया है। वो तो हम लोग बाल बचे हैं। उधर से लगातार 3-4 फायरिंग किया है। एक खोखा भी बरामद हुआ है और खोखा तो मिट्टी उट्टी था, जोधपुर वाला था, बारी झाड़ी,
उसमें हमको लगता दब गया होगा। ये दोनों पक्ष हैं कौन? एक है विश्वमोहन शर्मा और एक है बिंदेश्वर शर्मा। विश्वमोहन शर्मा हमको बुलाने गया थाना पर कि सर जल्दी चले, वो सब आर्म्स लेकर के दीवार तोड़ रहा है। तो हम गए साथ है, हम कहे कि चलिए हम चलते हैं। पहुँचे तो वही बिंदेश्वर शर्मा के पार्टी लोग 8-10 आदमी था, एकदम सब तैयार होकर के वही हम लोग पे एकाएक हमला कर दिया। कहीं ना कहीं ये प्लानिंग था, वो सब सोचा होगा कि थाना प्रभारी आएगा, चाहे थाना का स्टाफ आएगा तो पहले उसको देखेंगे, इसीलिए तो हम ही लोग हमला किया। जब हम प्रेम से समझाने गए, रोकने गए कि काम पहले बंद कीजिए, दीवार मत तोड़िए, पेपर वगैरह जो है दिखाइए, आपका है तो आपका है, लेकिन आइएगा, हम ही लोग पर हमला कर दिया। कहाँ चोटें आई? हमको तो माथा में बहुत ईंटा बहुत बड़ा ईंटा माथा पर मार दिया है, छाती पर दर्द है, अभी बोलते हैं तो दर्द कर रहा है छाती में, एक पैर जांग में पैर लगा है, बाह में भी ईंटा लगा है। कितने लोगों को डिटेन किए अभी तक इसमें? अभी तीन आदमी को अभी पकड़े हैं, डिटेन किए हुए हैं, पूछताछ के लिए लाए हुए हैं। किस पक्ष की तरफ से हमला किया गया? वो बिंदेश्वर शर्मा है, उसी की तरफ से हमला किया गया है। और लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी करेंगे, पकड़ेंगे। जब हम लोग इतना मारपीट किया है, तंग तबाह किया है, तो आय कार्रवाई होगा। बिल्कुल। हथौड़ी थानेदार विनोद दास को आप सुन रहे थे। इन्होंने साफ तौर पे बताया कि इस तरह से इन पर हमला किया गया है। त्योहारों के मौसम में इस तरह का हमला पुलिस पर कहीं ना कहीं निंदनीय है और पुलिस का कहना है कि इसमें लगातार तफ्तीश शुरू कर दी गई है। जो और भी आरोपी है जिसने पुलिस पर हमला किया है, उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज़, हथौड़ी, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के नवोदित कलाकार अक्षत उत्कर्ष के आत्महत्या मामले में मृतक के परिजनों द्वारा मुजफ्फरपुर में 0 दर्ज एफआईआर के आधार पर मुंबई के अंबोली थाना में मामला दर्ज कर ली गई है, जिसका एफआईआर नंबर 485/20 है। जिसके बाद अब इस आत्महत्या मामले की जांच भी एफआईआर में हत्या के आरोप के आधार पर की जाएगी। जिस पूरे मामले में मृतक के पिता राजू चौधरी द्वारा उनके बेटे अक्षत उत्कर्ष के साथ रह रही उसके फ्लैट पार्टनर स्नेहा राजपूत समेत अन्य अज्ञात आरोपियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए एफआईआर के लिए आवेदन दिया गया था, जिसमें मृतक के पिता ने आरोप लगाया कि हत्या के पहले स्नेहा और उसके परिजनों द्वारा उनके पुत्र पर शादी का दबाव दिया जा रहा था। जैसा कि दर्शकों को मालूम है, सिकंदरपुर निवासी राजू चौधरी का पुत्र अक्षत उत्कर्ष की मृत्यु 27 सितंबर को मुंबई में संदेहास्पद स्थिति में हो गई थी। उत्कर्ष के पिता ने उसके रूम पार्टनर स्नेहा पर हत्या का आरोप लगाते हुए नगर थाना में मामला दर्ज करवाया था। पिता को अब न्याय की उम्मीद जगी है। मृतक अक्षत उत्कर्ष के पिता राजू चौधरी से बात किया है डेन न्यूज़ संवाददाता आमिर ने। पिछले 27 सितंबर को मुजफ्फरपुर का होनहार कलाकार अक्षत उत्कर्ष की मुंबई में संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई थी। परिवार वालों ने उसकी रूम पार्टनर स्नेहा चौहान पर हत्या का मामला दर्ज करवाया था। नगर थाने की पुलिस ने 0 एफआईआर पर मामला दर्ज कर मुंबई में ट्रांसफर कर दिया था, लेकिन अब मुंबई में एफआईआर दर्ज हो चुका है। उत्कर्ष के पिता हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। कितनी आस जगी और क्या कुछ कहेंगे? सबसे ज़्यादा जब से वहाँ सूचना मिली थी 11:30 बजे रात को 27 सितंबर को, उस समय ये अपने आप को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरा लड़का सुसाइड कर सकता है, कहीं से नहीं, क्योंकि 8:45 में हमारी उससे बातचीत थी। और जब सूचना मिली, जब उन्हें सुसाइड की बात आई, जो मेरे एक परिचित को फ़ोन किया, जैसे सूचना हमको मिली कि सर ऐसे ऐसे हो गया है, आप स्नेहा चौहान से बात कर लीजिए। तो मैंने स्नेहा चौहान को फ़ोन किया तो उसने बताया कि अक्षत ने कर लिया है, सुसाइड कर लिया है, जो कहीं से विश्वास ही नहीं हो रहा था। और जब ये खबर मिली तो सारे लोग मरमाहत साहब, सारे परिजन यहाँ पर आए। उस समय सारे समाचार पत्रों के माध्यम से मैंने उन लोगों को बताया कि साहब मेरे साथ ही बहुत बड़ा घोर अन्याय हुआ है। और उन लोगों के साथ साथ ये डे न्यूज़ मुजफ्फरपुर का लोकल चैनल जो मुजफ्फरपुर का देखा जाता है, सब लोग इतना ज़्यादा इसको हमेशा से हमारे साथ होकर एक साथ खड़े रहे, इतना ज़्यादा इस समाचार पत्र को आगे बढ़ाया कि सब लोग यहाँ पर मुंबई पुलिस तक इससे जाग गए कि साहब ये इसमें कुछ न कुछ संदेहास्पद मामला है, उसके पिता जो कह रहे हैं ये बात सत्य है। और आज वहाँ की पुलिस को आतुर होकर उस 302 में मामला दर्ज किया है। 485/2017 तारीख को अक्टूबर को उसने मामला दर्ज कर लिया है। क्या कुछ बात हुई, क्या कहा गिरफ्तारी को लेकर? गिरफ्तारी के लिए कहा है कि अभी जांच चल रही है, आपको फ़ोन जाएगा, आपको भी यहाँ आना होगा और स्नेहा चौहान सब लोगों से पूछताछ की जाएगी। राजू जी, कैसे आपको लगा कि रूम पार्टनर द्वारा उसकी हत्या की? कैसे शक हुआ आपको? दोनों स्ट्रगलर थे और शादी का दबाव उसके तरफ से और उसके बहन की तरफ से लगातार पिछले लगभग 3-4 महीने से बन रहा था।
और इस बार उसकी शादी यहाँ लगभग एक दो जगह बात काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुकी थी। तो अपने से भी लोगों ने चर्चा किया था कि साहब हम सब लोगों को बुलाएंगे, इस ढंग की बात कहीं नहीं ऐसी कुछ बात रही होगी। दूसरा तो कोई मामला समझ में नहीं आता है कि जिससे कि उसकी कहीं से हत्या हो। पैसे से कहीं डिमांड किया जाता था? पैसा उसका ऐसा कोई नहीं, पैसा लड़का जो मेरा मांगता था वो पैसा उसको हम भेजते थे। एक यश मेहता जो मकान मालिक था, जो पैसा हर महीने में से खाते हैं भेजता था। जब मैंने उससे बात किया तो अब वो कहता कि मैं मकान मालिक वहाँ का हूँ ही नहीं। तो मैंने जब उससे पूछा कि भाई तो पैसा किस बात का लेते थे, तो बोला कि अक्षत से पूछिए। अब आप ही बताइए कि अक्षत से मैं कहाँ जाके पूछूँ। नेहा शादी का भी दबाव बनाती थी? हमेशा से दवा बनाती थी। उसकी माँ को भी फ़ोन करके, उसकी बहन से भी फ़ोन करवाई थी जो दिल्ली में रहती है उसकी बहन, उससे भी फ़ोन करवाई थी। खुद फ़ोन करती थी बार बार कि अक्षत की मेरी शादी कर दीजिए, हम लोग एक ही फ्लैट में रहते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। मुंबई पुलिस क्या बुलाई भी है आप लोगों को वहाँ? अभी तक सूचना नहीं दी है। उसने बताया है कि आपको फ़ोन जाएगा तो आप आइएगा। अब कितना न्याय की उम्मीद है, क्योंकि एफआईआर भी अब हत्या के धारों में अब एफआईआर दर्ज हो चुका है, तो कितनी उम्मीद है? बहुत ज़्यादा उम्मीद है। 302 का मामला जो हम लोग बार बार ये कह रहे थे कि हमारा लड़का सुसाइड नहीं किया है, तो ये हत्या हुई है उसकी, इसमें मुंबई पुलिस ने भी सहयोग करना शुरू कर दिया। मुंबई पुलिस को भी लगा हुआ कहीं ना कहीं से ये मामला संदेहास्पद है। और आप सब लोगों के कारण मैं सब आप लोगों का आभारी हूँ कि आप लोगों ने इतना तन मन से आप लोगों ने साथ दिया कि आज इस मुकाम तक हम पहुँचे हैं, और आगे भी आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा, ये उम्मीद है। छठ का माहौल है, छठ उठ हो रहा है आपके यहाँ? नहीं, वो तो नहीं हो पा रहा है। छठ नहीं कर रहे हैं? नहीं। तो और क्या कुछ उम्मीद अब जगी है? अब मुजफ्फरपुर पुलिस भी लगातार आपकी सही? मुजफ्फर पुलिस हमेशा से शुरू से ही सहयोग से है। उन्होंने सारे लोगों से, मैंने पिछले दिनों में बातचीत किया था, एसएसपी साहब से, टाउन इंस्पेक्टर से, डीएसपी साहब से, सब लोग मेरे साथ खड़े हैं। बोले हैं कि आपके साथ पूरी उम्मीद मिलेगी, पूरा न्याय मिलेगा। उत्कर्ष के पिता को आप सुन रहे थे, राजू चौधरी को देख सकते हैं। अभी भी बेटा का, जो उनके बेटा है, जो मृतक बेटा है उत्कर्ष, की तस्वीरें लेकर हाथ में खड़े हैं और न्याय की उम्मीद है। इनका साफ तौर पे कहना है कि मुंबई पुलिस पर भी इन्हें उम्मीद जगी है कि तो इनकी उत्कर्ष की जो रूम पार्टनर थी स्नेहा चौहान, उसकी गिरफ्तारी होगी। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। गुरुवार की दोपहर मोती झील में एक व्यक्ति को लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस व्यक्ति की लात जूतों से पिटाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि यह व्यक्ति नशे की हालत में एक कपड़ा दुकानदार को चाकू मारने की धमकी दे रहा था। फिर क्या था, उस दुकानदार ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर इस व्यक्ति की जमकर पिटाई कर दी। हालांकि पिटाई खाया व्यक्ति मौके से भागने में सफल रहा। मतलब वही सामान ले रहे, धानली बतिया रहा था, इसी वजह से पैसा नहीं दे रहा था। आज सामान लेकर के चला गया। छोटा बच्चा था, सब पढ़ने लिखने वाला बच्चा सब था। अब इसी वजह से अब, और पिए हुआ भी था। पिए हुआ था और पीने नशे के पदार्थ में था, वो होश में नहीं था। सामान ज़बरदस्ती करके चाकू दिखला रहा था। बच्चा लोग था, सब पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट, सब बेरोजगार सब था। कपड़ा का दुकान में? जी। क्या बोला था? बोला कि 100 रुपया में दे ही दो जींस। बच्चा लोग बोला कि सर नहीं होगा, नहीं आता है। उसको चाकू दिखला रहा था। पब्लिक से जुट गया? हाँ, पब्लिक से फिर जुड़ गया सर। पर्व त्योहार आते ही शहर में चोरों ने अपना तांडव मचाना शुरू कर दिया है। बुधवार की रात BMP 6 बैंकर्स कॉलोनी स्थित रिटायर्ड शिक्षक नवल किशोर मिश्र के बंद घरों को निशाना बनाते हुए कैश और ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने पूरे घर के नीचे से ऊपर तक के लगभग 1 दर्जन ताला को काटकर घर में रखे 30,000 कैश, ज्वेलरी समेत लगभग 5 लाख के संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। रिटायर्ड शिक्षक नवल किशोर ने बताया कि उनके घर में 3 किराएदार भी रहते हैं। उनके भी घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल गृह स्वामी नवल किशोर मिश्र ने इस मामले में अज्ञात चोरों के खिलाफ मिठनपुरा थाने में मामला दर्ज करवाया है। इधर मामला दर्ज होते ही पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। सुबह सुबह हमको फ़ोन आया, यहाँ से बगल में जो आंटी है वो फ़ोन की हमको कि मतलब ताला काट लिया है। तो फिर हम मतलब पूरा उठ के मतलब उनसे पूछे कि क्या क्या पहले ले गया है, तो वो आके बताए कि मतलब सारा सामान ले गया है। फिर हम अपने सारे रेंटर को फ़ोन किए कि आप लोग कहाँ हैं। उनको बताया कि ऐसे से मतलब ताला काट लिया है, आप लोग भी वहाँ आ जाइए। फिर वो लोग यहाँ आए, हम लोग आए तो फिर देखे सारा रूम का सामान इधर उधर। कितना ताला टोटल टूटा है? 14-15 तब तोड़ के प्रवेश किया? जी। क्या क्या नुकसान है?
टीवी ले गया, ताला तोड़ा और लैपटॉप ले गया है, कुछ पैसा भी ले गया है, ज्वेलरी में भी ले गया है। लाखों का नुकसान जी बताइए। साड़ी भी ले गया है, इनको बोले दीजिए एक एक। हाँ, मतलब साड़ी, कपड़ा में भी कुछ ले गया है, लाखों का नुकसान। तो मतलब कहाँ गई थी आप लोग? हम लोग तो घर गए हुए थे। ना मिली पर्व में हम लोग घर गए हुए थे। सब आज सवेरे हमारे पड़ोसी हैं, उनके द्वारा फ़ोन पर सूचना दी गई कि जैसे आपके घर का ताला टूटा हुआ है। वहाँ से दौड़े आए, वहाँ से आए देखे यहाँ सारा ताला, पेटी बक्सा सबका ताला टूटा हुआ था। उसके बाद जो है सामान सब बिखरा पड़ा हुआ था, बहुत सा जो कीमती सामान सब था सब उठा के ले गया। क्या क्या नुकसान है बताइए? नुकसान जैसे ज्वेलरी था, टीवी था, फ्रिज था, लैपटॉप था, यही सामान सब था। कैश लगभग 30,000 के लगभग कैश था। ज्वेलरी का आकलन तो महंगा है, अभी आकलन हम लोग तो अभी आकलन करेंगे, लेकिन फिर भी कितने का नुकसान है टोटल? लगभग लाख से ऊपर का है। 1 लाख के ऊपर। हाँ। ना कौन गांव गए हुए थे आप लोग? हम लोग ढोली के नज़दीक इटहा गांव है। सकड़ा। कौन गांव है? इटहा। छठ करने गए? छठ करने गए। अच्छा, रेंटर लोग भी बता रहे हैं उनके यहाँ भी चोरी है? हाँ, रेंटर के यहाँ भी चोरी है। कितने रेंटर है टोटल? 3 गो रेंटर हैं। क्या नाम है उनका? नाम एक आदमी का नाम है मुकेश कुमार झा, अखिलेश ठाकुर, माधव कुमार। इन लोग किराएदार हैं। इनके यहाँ भी चोरी हुई? इनके यहाँ भी चोरी हुई है। सारा ताला तोड़ दिया है पूरे मकान का। नुकसान होगा लगभग एक अंदाज? अभी तो मैंने उन लोगों का आकलन कर रहे हैं, उन लोगों का लगभग जो है 5 लाख से ऊपर का होगा। लोक आस्था के महापर्व छठ के दूसरे दिन गुरुवार को खरना मनाया गया। छठ पूजा में खरना के प्रसाद का अलग ही महत्व है। खरना का प्रसाद बनाने में साफ सफाई और पवित्रता का काफी ध्यान रखा जाता है। खरना का प्रसाद बनाने में मुख्य रूप से चावल, दूध और गुड़ का उपयोग किया जाता है। छठ व्रती खरना के प्रसाद को ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का कठिन व्रत शुरू हो जाता है। यह उगते सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद संपन्न होगा। खरना के प्रसाद में चावल और दूध चंद्रमा का प्रतीक है, जबकि गुड़ सूर्य देव का प्रतिनिधित्व करता है। छठ महापर्व को मुख्य रूप से संतान की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। हिंदू धर्म में भगवान भास्कर को सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, वहीं उनकी उपासना से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। छठ एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें डूबते और उगते सूर्य की पूजा की जाती है। पहला अर्घ खरना होता है, राना मैया के पहला अर्घ होता है। कितना साल से कर रही हैं? हम 35 साल से। क्या क्या अभी तक कृपा बरसा है? बहुत कृपा उनका मिला है। आज छठ का जो है खरना है, आज से छठ जो है शुरू हो गई। कल जो है भुजिया अर्घ है, भुजिया अर्घ है, आज से उनका आरंभ हो गया। गुरुवार को नगर निगम परिसर में मेयर और नगर आयुक्त के द्वारा नगर निगम के महिला सफाई कर्मचारियों को छठ के महापर्व पर अंग वस्त्र वितरण किया गया। मौके पर मौजूद मेयर सुरेश कुमार ने कहा कि हर साल की भांति इस साल भी परंपरा के तहत सफाई कर्मचारियों को भी वितरण किया गया है। आज का कार्यक्रम प्रत्येक साल की भांति हम लोग जो भी हमारे सफाई दूत हैं, जो हम लोग का पर्व छठ पर महान पर्व है, उसमें साड़ी साया ब्लाउज हम लोग देते हैं। ये परंपरा चलती आई है, इसी परंपरा का निर्वहन अभी कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी कुछ सफाई कर्मी तो उनको दिए हैं, बाकी सबका अंचल में
साड़ी साया वाला पहुंच जाएगा। और मैं अनुरोध करूंगा सफाई कर्मी से कृपया जो नगर निगम प्रोवाइड कर रहा है उसी को ही पहन के छठ करें, क्योंकि छठ आस्था का पर्व, लोक आस्था का पर्व है। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर सभी घाटों पर प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। डीएम, एसएसपी, एसडीओ, नगर आयुक्त समेत कई अधिकारी और मजिस्ट्रेट सभी घाटों पर नजर बनाए हुए हैं। इस बार कालीबाड़ी रोड स्थित 3 पोखरिया में छठ नहीं मनाई जाएगी। गुरुवार को एसडीओ पूर्वी कुंदन कुमार और नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने घाट का निरीक्षण कर मीडिया को इस बात की जानकारी दी है। एसडीओ ने आम लोगों से घर पर ही छठ मनाने की अपील की है। 3 पोखरिया जो हम लोगों का परंपरागत तरीके से यहाँ पूजा होता था, इस बार के लिए उसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि इसका सौंदर्यीकरण होना है नगर निगम की ओर से और वो कार्य प्रगति पर है, जिसके कारण बहुत सा उसमें डेंजरस उसको खोद दिया गया है और वर्तमान में वो तैयार नहीं है कोई किसी भी प्रकार के पूजा पाठ के लिए। पूजा नहीं हो घाट को, उसके लिए क्या कुछ अपील करेंगे? सभी लोगों से सार्वजनिक अपील मैं करता हूँ कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए, चूँकि ठंड बढ़ती जा रही है और उसमें जो नहाने के दरमियान में इन्फेक्शन एक दूसरे को होने की संभावना प्रबल हो सकती है, इसलिए जहाँ तक संभव हो अपने घरों में ही रख करके पूजा करें। वैसे सभी परंपरागत घाटों को, तालाब, पोखरों को नगर निगम द्वारा सुसज्जित किया गया है, बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि किसी प्रकार का जाने के बाद हादसा ना हो। इसके बावजूद भी प्रशासन की ओर से ये अपील है कि लोग अपने घरों में रह करके इस बार कम से कम परंपरागत तरीके से पूजा करें। तो एक सवाल लोग उठा रहे हैं कि जब पूजा वहाँ पर होना ही नहीं तो साफ सफाई क्यों किया जा रहा है? मैं ये निश्चित रूप से अभी बताया भी कि बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो चाह करके भी अपने घर में इतना जगह नहीं होगा कि वो पूजा कर पाएंगे, और कुछ लोग जिद्दी किस्म के होते हैं, वो केवल इसलिए कि प्रशासन ने जो बोला है उस बात को हम नहीं मानेंगे, और वैसे लोग झुंड में या अकेले अगर घाटों पर पहुंच जाएंगे तो अंतिम रूप से जिम्मेवारी प्रशासन की ही होती है। इस परिप्रेक्ष्य में भी तैयारी की जा रही है। छठ जहाँ जहाँ हो रहा है वहाँ हम लोग घूम रहे हैं और देख रहे हैं जो व्यवस्था पहले से चल रही थी उससे अच्छा बेहतर व्यवस्था हो, उसी क्रम में यहाँ भी आए हैं। यहाँ तो चूँकि पोखर बना है इसलिए अभी इस बार नहीं हो रहा है, लेकिन जहाँ जहाँ हो रहा है उसको अच्छी व्यवस्था हो जाए नगर निगम की तरफ से, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। यहाँ किस लिए नहीं हो रहा है? क्या ये 3 पोखरिया भैया प्रोजेक्ट बना हुआ है, उसके कारण कुछ दिक्कत हो गई होगी और बहुत लेट से ऑर्डर आया, उसके कारण भी दिक्कत हो गई है। प्रशासन कह रही कि घाट पर नहीं करने के लिए छठ अपील नहीं, ऐसा नहीं किया है। जो घाट खराब है वहाँ नहीं करना है, जो अच्छे घाट हैं जो आप कर सकते हैं वहाँ करेंगे लोग। छठ पूजा को लेकर गुरुवार को बाजार में भीड़ उमड़ पड़ी। लोग छठ पूजा सामग्री के साथ कपड़े और अन्य सामान की भी जमकर खरीदारी कर रहे हैं। इससे बाजार में रौनक रही, वहीं दुकानदार भी खुश नजर आए। प्रत्येक चौक चौराहे पर जगह जगह दौरा, सूप, सुपली, कोसी, नारियल, केला और मिट्टी के बर्तन की दुकानें सज गई है। पानी टंकी चौक, कल्याणी, सरैयागंज, टावर चौक सहित विभिन्न चौक चौराहों पर छोटे छोटे विक्रेताओं ने भी दुकानें सजा रखी है। सड़क पर अतिक्रमण होने से लोगों को चलना भी मुश्किल हो रहा है। इससे शहर के विभिन्न मार्गों में जाम की स्थिति बनी हुई है। लोग पर्व में उपयोग होने वाली सामग्री खरीद रहे हैं। इस बार मतलब 60 रुपये जोड़ा अभी ऊँख चल रहा है, अभी मार्केट में बहुत कम है। स्कार्सिटी होने के कारण महंगा हो गया है, बाढ़ के कारण किसान सब पूरा मर गया है, फसल नहीं हुआ है इस बार, इसीलिए इस बार ऊँख का थोड़ा तेजी है। क्या लगता है कोरोना को लेकर असर पड़ रहा है? कोरोना के लेकर तो असर है, क्योंकि पहले की अपेक्षा और अभी का जो है दुकानदारी बहुत नॉर्मल है। पहले जो होता था वो ऐसा भीड़ भाड़ अभी नहीं चल रहा है मार्केट। आगे खबर देखते हैं हमारे सहयोगी प्रज्ञा के साथ। गुरुवार को गरीब स्थान मंदिर के सत्संग भवन में श्री गरीबनाथ मंदिर न्याय समिति की तरफ से 300 छठ व्रतियों के बीच साड़ी, नारियल, सूप का वितरण किया गया। मौके पर प्रधान पुजारी विनय पाठक, समिति के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष सहित समिति से जुड़े सभी लोग मौजूद रहे। छठ महापर्व पूरे देश ही नहीं, बिहार का तो महान पर्व है। हमारा गरीबनाथ मंदिर न्याय समिति जो सन 2014 से स्थापित है, हमारे सचिव श्री वेंके सिन्हा इसके संस्थापक
कोषाध्यक्ष बाद में सचिव के रूप में हैं। ये अपने लगन और निष्ठा से समिति के कार्य को देखते हैं। छठ के समय यह सोचा गया समिति की तरफ से कि गरीब महिलाओं को, छठ व्रती को न्याय समिति के तरफ से पूजन सामग्री दी जाए। उसी के सिलसिले में साड़ी, सूप और नारियल देने की प्रथा 3-4 साल से चल आ रही है। गुरुवार को बालाजी परिवार के द्वारा छठ के अवसर पर मझौलिया गुमटी के पास अग्नि पीड़ितों के बीच छठ पूजा के लिए वस्त्र और पूजा सामग्री का वितरण किया गया। अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार अमर ने कहा कि अग्नि पीड़ित परिवार की स्थिति बहुत ही दयनीय है। उनके पास न रहने के लिए घर, न सोने के लिए बिछावन, न पहनने के लिए कपड़े और न ही खाने के लिए अन्न है। शहर के विभिन्न संगठनों से भी अनुरोध किया जा रहा है कि उन सब का अधिक से अधिक सहायता करें। बालाजी परिवार के द्वारा मझौलिया गुमटी नंबर 5 के पास जो भीषण अग्नि लगी थी, जिसमें यहाँ पर लगभग 6 परिवार को पूरा घर जल गया, रहने सहने के लिए कुछ भी नहीं था। जब बालाजी परिवार के सदस्य अभिषेक आज को पता चला कि इस तरीके से वहाँ पर लोगों के पास छठवर्ती लोग हैं, उनको पूजा करने के लिए साधन की कमी है, तो आकर उन्होंने जानकारी लिया और आज उनके बीच में 3 परिवार के बीच में सौरभ अग्रवाल, सौरभ चौधरी के सहयोग से और बालाजी परिवार के सहयोग से उन्होंने धोती, साड़ी, नारियल, ईख, नींबू, पचमेवा, फूल, अगरबत्ती, धूप इत्यादि का वितरण किया गया है। मुजफ्फरपुर नगर निगम के द्वारा हर महीने के अंतिम शनिवार को जनता दरबार लगाया जाता है, लेकिन आचार संहिता लागू होने के कारण नहीं लगाया जा रहा था, जिसको लेकर एक बार फिर मेयर ने नगर आयुक्त को पत्र लिखा है कि इस महीने के अंतिम शनिवार को इसको लगाया जाए और इसको लेकर पूरे शहर में प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि नगर निगम क्षेत्र से जो भी समस्या है उसे लेकर जनता दरबार में जनता अपनी समस्याएं बताएं, ताकि क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण किया जा सके। वहीं इसको लेकर मेयर ने कहा कि पहले भी जनता की समस्याओं का निराकरण किया जाता था, एक बार फिर जनता दरबार लगाया जाएगा और जनता की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। हर प्रत्येक महीने के अंतिम शनिवार को हम लोग नगर निगम में, खासकर आप मीडिया बंधु से मैं अपील करूंगा, इसका प्रचार प्रसार किया जाए कि हर एक महीने के अंतिम शनिवार को जनता दरबार लगती है नगर निगम परिसर में। जो भी नगर निगम में जिस भी शहरवासी कोई भी दिक्कत हो, कृपया आए, जनता दरबार में बताएं, तुरंत उसकी समस्या समाधान किया जाएगा। ये आश्वासन मैं देता हूँ और होगा। इलेक्शन को लेकर बंद किया गया था इसको। हाँ, इलेक्शन के लेकर बंद किया गया था, चुनाव में नहीं किया जाता है। अब आचार संहिता खत्म, सरकार गठन हो गया है, फिर से मैं शुरू कर रहा हूँ। जस्ट ये महीना के अंतिम शनिवार को मैं प्रचार प्रसार भी बढ़िया करूंगा। आप मीडिया बंधु से आग्रह है कि अभी आपको ज्यादा प्रचार। गोवा की पूर्व राज्यपाल सह भाजपा की वरिष्ठ नेत्री डॉक्टर मृदुला सिन्हा के निधन पर गुरुवार को क्लब रोड स्थित एक होटल के सभागार में जिला भाजपा के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत उनके चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित करके की गई। अंत में 2 मिनट का मौन रखा गया। भाजपा जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने कहा कि मुजफ्फरपुर में अपना एक धरोहर खो दिया है, चाहे राजनीति हो या सामाजिक या सांस्कृतिक हो या साहित्य, सभी क्षेत्र में इनके किए हुए योगदान को भूला जा नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरपुर के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था स्वर्गीय मृदुला सिन्हा जी के लिए। मुजफ्फरपुर की एक बहुत बड़ी धरोहर थी। आज भाजपा परिवार बहुत आहत है इनके अचानक चले जाने से, और समाज के लिए एक बहुत बड़े साहित्यकार और कवित्री को आज इस मुजफ्फरपुर ने खो दिया है। हमारा तो उनसे पारिवारिक संबंध था, हमको वो गोद में खिलाई हुई थी, इसलिए हमारी तो व्यक्तिगत क्षति है और पार्टी की भी अपूर्णीय क्षति है, और हम समझते हैं कि इस क्षति को भरने में काफ़ी समय लगेगा। गुरुवार को नागरिक मोर्चा के द्वारा खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया।
जिसमें महान वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की 150वीं जयंती और महान क्रांतिवीर शेर बिहार योगेंद्र शुक्ल की पुण्यतिथि मनाई गई। सभी ने उन दोनों देशभक्तों के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मौके पर मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा सहित कई लोग मौजूद रहे। 1857 प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के महान क्रांतिकारी, भारत के महान वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, महान क्रांतिकारी योगेंद्र शुक्ल और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की आज जयंती है। आज हम नागरिक मोर्चा की ओर से इन सभी महान विभूतियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ये संकल्प लेते हैं कि जिएंगे इस राष्ट्र के लिए और मरेंगे इस राष्ट्र के लिए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जो कारनामे किए हैं, जो महिलाओं के लिए एक आदर्श है, पूरे विश्व की महिला जो अपने आप को अबला समझती थी, झांसी की रानी के कारनामों से उन्हें भी साहस और हिम्मत का जोश जगा। बुधवार को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि और नहाय खाए के संध्या पर महाकाल सेवा दल की ओर से बाबा गरीब स्थान मंदिर में बाबा का अर्धनारीश्वर रूप में महाश्रृंगार और आरती की गई। मौके पर गरीब स्थान मंदिर के महंत और महाकाल सेवा दल के संरक्षण पंडित अभिषेक पाठक, दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी, आकाश सिंह राजपूत सहित दर्जनों भक्त मौजूद रहे। छठ पूजा महापर्व के शुभ अवसर पे आज से ही छठ पूजा का शुरुआत हुआ है। नहा खाए के शुभ अवसर पे बाबा गरीबनाथ का महाकाल सेवा दल की ओर से महाश्रृंगार अर्धनागेश्वर का महाश्रृंगार बाबा गरीबनाथ का किया गया। बड़ा ही शोभनीय और बड़ा ही सुंदर, और प्रत्येक माह की अमावस्या को भी बाबा गरीबनाथ का महाकाल सेवा दल की ओर से महाश्रृंगार आरती किया जाता है। गुरुवार को गरीब स्थान के समीप आशा की एक नई किरण की ओर से दर्जनों छठ व्रतियों के बीच पूजा सामग्री का वितरण किया गया। मौके पर संस्था के कई लोग मौजूद रहे। हमारे संस्था की ओर से आज 151 छठ व्रतियों के बीच साड़ी, नारियल, नींबू, सूप, साड़ी का वितरण किया गया। हर साल के बाद इस साल भी हमारे सदस्यों ने भरपूर हिस्सा लिया और छठ पूजा को लेकर। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे डेन न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। केजरीवाल हॉस्पिटल की तरफ से मुजफ्फरपुर जिला वासियों की छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी कोई ध्यानपूर्वक छठ घाट पर जाएं और काफ़ी अच्छे तरीके से हर चीज़ को ध्यान दे के पर्व को काफ़ी अच्छी तरह मनाएं। यही हमारी मुजफ्फरपुर जिला वासियों से हार्दिक शुभकामनाएं छठ पूजा पर रहे।